विश्वासघाती काजी। अकबर बीरबल की कहानी। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने आराम के दिन गुजरातने के विचार से मक्का मदीना जाने का फैसला लिया। उसका कोई संत नहीं था। हज पर जाने से पहले फातिमा बीवी ने अपनी सारी मंजिल बेचकर सोने की मोहरें ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें आउटस्टैंड रेस्ट 800 मोहरें एक स्टाप में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के पास ही रहने वाले काजी के उस घर को टक्कर देकर लेकर पहुंच गया। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर थे। फातिमा बीवी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा, क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फातिमा बोली, काजी साहब, आप जितने ईमानदार, सरफराज और सत्यवादी हैं, इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप अपनी दुकान रख ले ताकि मैं मक्का मदीना जाऊँ के लिए निश्चित रूप से हज कर सकूँ। इस तूफान में 800 सुनहरे मोहरे हैं। अल्लाह के करम से अगर मैं सही सलामत वापस आ गया तो मैं तुम्हें दांत ले लूंगी, और अगर मुझे अल्लाह को सलाम हो गया तो इस पत्थर के मालिक तुम होगे। फिर से तुम्हारा जो मन करेगा इसे कर लेना। फातिमा बीवी ने काजी से इतना कहते हुए कहा, बीवी साहिबा, आप जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित रूप से रख सकते हैं। आपके वापस आने तक मैं आपकी अमानत जानकारी पर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीवी को दिलासा देते हुए कहा कि उनका मन ही मन काफी पसंद आया। फातिमा भी कोई साधारण महिला नहीं थी। हर मोहर पर तूफान की एक छोटी सी निशानी बनाई गई थी, जिसे देखने पर ही बहुत ध्यान आकर्षित किया जा सकता था। फातिमा बीवी जब 5 साल के लिए मक्का मदीना गई तो काजी को ऐसा लगा कि अब वह वापस नहीं लौटेंगे। वह निश्चित रूप से एलिवेटर के रूप में ही सबसे अलग हो गई थी। ऐसा लुकाछिपी ही काजी के मन में पाप जग गया। उनकी नौकरी खराब हो गई। उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह 800 मोहर अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीवी, अगर आप भी गए तो आगे भी नहीं। एक रोज फातिमा अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपने दूल्हे के लिए चली गई। काजी ने उन्हें वापस दे दिया। घर पहुंचकर फातिमा बीवी ने मुंह से तमाचा मारा तो हैरान होकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शॉट में सोने के पैसे मोहरों की जगह समान ही संख्या में और रंगे के टुकड़े थे। फातिमा बीवी का चेहरा बुझ गया। उन्होंने काजी के घर में सलामी देते हुए कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं है। काजी ने बोला, एक तो नेकी करो ऊपर से बदनामी भी। देखो भाभी साहिबा, मैंने तो केवल तारा था रेखा जिसमें सोने के मोहरे हैं, या रंगे की ये तो मैंने भी नहीं देखा था। तुम ऐसी ही ताजगी दे गई थी, मिसाल ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थी वैसी मोहर लगी थी। देखो आप मुझे बदनाम ना करे। काजी की बातों से हैरान होकर फातिमा बीवी चक्कर खाने लगी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब, मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान मुक्ति विधवा हूँ। मेरे आगे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बसहारा औरत पर रहम करो। वह मोहरे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप सारे मोहरे नहीं देना चाहते हैं तो आधे ही दे दे। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहम दिल इंसानी समझकर अपनी दुकान पूरी कर चुका था। तुमने तो मुझे बेसहारा विधवा के साथ ऐसा विश्वास दिलाया कि मैं कहीं और भी न रही। काजी काफी नाराज हो गए और आगे बढ़ते हुए खतरनाक स्वर में बोले, देखो भाभी, तुम यहीं से अपने भाई बहन के साथ चली जाओ, नहीं तो बाहर कर दिखाओ। विधवा फातिमा बीवी फूली हुई काजी के घर से बाहर निकली। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। फिर अचानक उनकी नजरें बादशाह के दरवाजे पर आ गई। वह बदहवास सा सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गया। दरबार में देरी सीमी ने बाजी मारी और अपनी सारी आपबीती कहा। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या इस बुजुर्ग महिला की छड़ी के विषय में तारामंडल टूटा है? काजी हाथ कांपते स्वर में बोला, जहांपनाह, कोई 5 साल पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक छोड़ दिया गया था,
जब यह वापस आया तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी पट्टियों से वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं बल्कि उस शॉट में सोने की मोहरें थी या रंगे कीट के टुकड़े। काली ने बड़ी सफाई से जहां पाना के सामने झूठ बोला, लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीवी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खंड न्याय पूरा होगा, कुछ दिनों में ही निशान मोहरे मिलेंगे। शहंशाह ने यह हुक्काम बीरबल को यह विवाद दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में ही आ गया और उन्होंने फातिमा बीवी से तड़का ले लिया और उस तख्ते को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसे ही कुछ थैलियां शेयर कर उन्हें कुछ म्यामा लाख के मोहरे में स्थापित कर दिया। फिर वे सुरख कर नीचे दिए गए। पशुधन शहर के सभी रफुगरों को एक एक फ्लोरिडा और कृषि थैलियों के छेलों को राफू गाँव। बीरबल ने सभी पौराणिक कथाओं को बड़ी शांति से देखा। एक स्टाफ पर उनके इंटरैक्टिव स्टाक लगे हुए थे। इसे देखने पर भी किसी का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस तूफान का रफू किस रफू ने किया है? एक रफूगर कमरे के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है? मैंने रफू किया है। बीरबल ने कहा कि रघुगर को लेकर एकांत में गए और डराने धमकाने हुए उन्होंने पूछा, बताओ, काजी की लाठी रफू की थी? तुम की थी ना? रफूगर डर गया और उसने काबुल कर लिया कि काजी की टक्कर वह ही रफू की। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलो। बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफू कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे। एक काजी ने मुझे यह रफू कहा था। क्या हथियार पता है कि उस बंदूक में क्या रखा गया था? काजी ने इस काम के लिए क्या पत्थर कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने थमती आवाज में कहा, 2 मोहरें मिली होगी मालिक। क्या वे निशानफे पास अभी भी है? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई फैसला नहीं लेना चाहता। बीरबल ने, एक कहावत है, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, 1 मोहरे तो खर्च हो गया। हाँ, 1 मोहर मेरे पास है, वह मोहर मुझे चाहिए। सबसे बड़ी समझदारी की कोशिश की तो शाही खतरे से मैं भी बच नहीं सकता। बीरबल के इतना कहते ही रघुवर भागा, मोहर आ गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर कुछ देर बाद मोहरे लेकर बीरबल के पास आया तो काजी देखते ही डर गए। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दिया और कहा, तुमने अपने मोहरों पर निशानी थी ना, दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना निशान बीरबल को दिखाया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर से प्रहार करके कहा, बोलो रफूगर, यह कौन सी छड़ी है? नहा हुजूर, ये वही स्टाफ है। रफूगर रुक रुक कर बोला, हाँ तो? बीरबल तल्ख ने आवाज में कहा, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर ने हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर, मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो किताब छूटने लगे, उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गर्गकर ने कहा, इस काजी को जंजीरों में जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी के मोहरे का घर बरामद हुआ। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखाया। बीरबल ने उन साड़ी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देने वाला दिया गया। बदम सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुशी हुई। घर कैसे लूटा? घर कैसे लूटा अकबर। बीरबल कहानी। शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमहीन मुद्रा में दिखाते हैं। दरबारियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह घटिया और उदासी है तो बीरबल ही दूर हो सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहांपनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सकते हो। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। देखो कैसे लूटा और बैल घर पर कैसे घायल हुआ। बीरबल के लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं था। उन्होंने नवाकर बड़े अदब से कहा, जहांपनाह, जुआ नहीं हटाया गया था। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल, साफ साफ बताओ। अकबर ने कहा, जहांपनाह, जुआ नहीं खेला गया तो घर लूट लिया गया और गेंद की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो गेंद घायल हो गई।
बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। शहंशाह अकबर बहुत खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा की कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ पकड़ा जाएगा उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। चालक बनिया अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आया। बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत ही समझदार होता है। शहंशाह के बारे में बीरबल ही कहते हैं। हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो तुम यह क्या साबित कर सकते हो? शहंशाह ये कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल, बादशाह हुक्म को कैसे दे मुआवजा? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहांपना, आप दार्शनिक बुद्धि दर्शन है। वे सब दरबार में हाजिर। चालाक बनिया अकबर बीरबल। बनी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरे समय एक तरफा थे कि अंतिम मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने साबुत और उदात की साबुत दिखाते हुए कहा, हमारी पॉलिथीन पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। आपकी इतनी सहज बात पूछी जा रही है। एक खास बात है। ये उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई है। शहंशाह क्रोधित हो गए और गाटी ने आवाज में कहा, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान स्थान हो। बोलो, ये उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जहांपना। वही है। बनियों का ग्रुप जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ झपना, तुमने जो कहा वही है। खराब आत्मा से तमात्मा और गए बीरबल की ओर अज्ञेय संबंधों से देखने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपना, देखा तुमने, बनियों की यही तो बुद्धिमत्ता है। पूरी कोशिश की और हर तरह से तुम्हारे में हाँ मिलाई ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य न हो तो उसके खतरे से बच जाए। बीरबल के इस तर्क ने शहंशाह का दिल जीत लिया और माना कि बनिए में वास्तव में बहुत बड़ी चतुराई होती है। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बिज्जत दरबार से विदा किया। बीरबल कहानी। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी ने बहुत ही आकर्षक और बादशाहों के ढेरों की प्रशंसा की। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद उसने कहा, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, दर्द और फाउल जान है। देखो, वह फाउली करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातें पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मंकी की रिवाइवल लगी कि मंकी बंदियों को ले जाता है और पेजों को बहुत तंग करता है। बिना किसी रुकावट के किसी से भी बात न करें। शैतान दिमाग मुंशी। बैंड सलामत ने मंकी का बेंच वहां कर दिया जहां फाउली करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़े का नेतृत्व टोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेना शुरू कर दिया। म्यूनिक साइसन ने कहा, तुम सभी घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीड टोलने को भेजा गया है। अगर लीड टोल में कम जगह है तो मैं शहंशाह से याचिका कर दूंगा। साइस ने देर वेन और मंस्की को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने की सलाह दी। बास के पास मुंशी की याचिका पर उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनाने का काम दिया। यहाँ पर फाउली का कोई काम नहीं था। म्यूनिक फाउल्स का फाउल था। यहाँ भी उन्होंने कमाई का रास्ता खोजा। अब मुंशी ने नावों को लाभ देना शुरू कर दिया और कहा, रुको, मैं अभी लहरें पकड़ रहा हूँ। चित्ररे नाविक ने जब नावों को रोक कर चिंतित हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमान 10 रुपए आरंभ कर दिया। दरबार में जब यह पैसों की खबर दी गई कि मुसाफिरों से वसूली संभव है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को छोड़ा न जाए और उन्हें जहां जाए दिया जाए। बीरबल कहानी। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी ने बहुत ही आकर्षक और बादशाहों के ढेरों की प्रशंसा की। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद उसने कहा,
हुजूर वह मुंशी बहुत चालाक, दर्द और फाउल जान है, देखो वह फाउली करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातें पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मंकी की रिवाइवल लगी कि मंकी बंदियों को ले जाता है और पेजों को बहुत तंग करता है, बिना किसी रुकावट के किसी से भी बात न करें। शैतान दिमाग मुंशी शातिर दिमाग बैड सलामत ने मंकी का बेंच वहां कर दिया जहां फाउली करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़े का नेतृत्व टोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेना शुरू कर दिया। म्यूनिक साइसन ने कहा, तुम सभी घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीड तोलने को भेजा गया है। अगर लीड तोल में कम जगह है तो मैं शहंशाह से याचिका कर दूंगा। साइस ने डेर वेन और मंस्की को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने की सलाह दी। बास के पास मुंशी की याचिका पर उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनाने का काम दिया। यहाँ पर फाउली का कोई काम नहीं था, म्यूनिक फाउल्स का फाउल था। यहाँ भी उन्होंने कमाई का रास्ता खोजा। अब मुंशी ने नावों को लाभ देना शुरू कर दिया और कहा, रुको, मैं अभी लहरें पकड़ रहा हूँ। चित्ररे नाविक ने जब नावों को रोकारोक कर चिंतित हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमान 10 रुपए आरंभ कर दिया। दरबार में जब यह पैसों की खबर दी गई कि मुसाफिरों से वसूली संभव है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को छोड़ा न जाए और उन्हें जहां जाए दिया जाए। अपना वादा भूल गया होगा। अकबर बीरबल लघु नई हिंदी कहानी। बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर बहुत खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को जागीर में दिए का फैसला सुनाया। उत्कृष्ट कार्य से खुशियां शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात तो कही, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को अपना फैसला याद दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। अपना वादा भूल जाएगा। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर मेरी जागीर का क्या हुआ? हजरत बीरबल की बातें अनसुनी कर लेख की बातें में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मक्के की तलाश में रहने लगा। एक दिन का मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने घुंघरू देखा तो पूछा, बीरबल घुंघरू की दाढ़ी टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह यह भी पिछले जन्म में जागीर देने का वादा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी। भिक्षु भिक्षुणी मठ किसी बंदिश और नियम को पादरी वाला था। यहाँ भी उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर लिखा, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशियों की आयतें पहुंची तो उन्होंने उस मुंशियों की हरकतों से तंग ज्ञान की नौकरी से उसे हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल हमने तुमसे शादी की बात नहीं मानी। ईसाइयों ने सही कहा था कि इस मुंशी को बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता है और वह गलत लगता है। यह सब शेख शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम दिया। चांद दूज का चांद कहानी। अकबर बीरबल कहानी इन हिंदी। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनके कॉस्ट्यूम देखकर लोगों ने वहां के बादशाहों से शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह बीरबल के सैनिक दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? बीरबल कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो देश विदेश के कई राजाओं के बारे में पता चलेगा। बताओ, कहीं भी हमारे राजा को वैसा ही देखा है? पूनम और दूज का चांद। पूनम दूज का चांद कहानी। अकबर बीरबल कहानी। बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर आप तो सपने के चांद हैं, जैसा कि आप अन्य दयालु सज्जन हो सकते हैं। काबुल के बादशाह मन ही मन खुशी से बोले, हम चांद के चांद हैं, तो प्यारे बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है।
काबुल का बादशाह स्वयं को पूना का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सदर अपने दरबार में दफना दिया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया गया। बीरबल वहां दिल्ली प्रदेश से आए तो उन्होंने अपने मित्रों से यह बात कही। यह बात एक मुंह से दूसरी मुंह होती हुई शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी चाहते थे उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। बादशाह अकबर को ये बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे, देखो वहाँ के सुल्तान से क्या कहा है। बीरबल ने बादशाह सलामत को वहाँ की सारी बातें कह दी। बादशाह नाराज होते हुए बोला, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूना के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह अब्बर छोटा सच्चा हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहाँ आपका गुणगान ही किया है। पूना का चांद इतना बड़ा क्यों होता है कि वह उसे कोई महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुष्टि और त्याग मानी जाती है। दूज का चांद कितना भी छोटा हो लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उसके बड़े आदर भाव के साथ दर्शन करते हैं। मुस्लिम दूज से ही शुरू होती है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानते हैं। उसी दिन से शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जहांपनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के राजा का चांद क्या है और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है। दूज का चांद कितना भी छोटा हो लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उसके बड़े आदर भाव के साथ दर्शन करते हैं। मुस्लिम